हाय गाइज, ये हमारा टेस्ट नंबर 571 है और आज का जो टॉपिक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड मेडिकल सर्जिकल से लिया गया है। इसमें जो हम प्रश्न सॉल्व करेंगे ये सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे कि जिनके नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑल स्टेट के जितने भी CHO एग्ज़ाम्स होते हैं और ANM के एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए MPHW BFUHS नर्सिंग एग्ज़ाम्स, जो भी ऑल स्टेट के ANM या स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि सभी में सिलेबस एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इंक्लूडेड होता है और मेडिकल सर्जिकल का भी। ठीक है, चलिए अच्छा क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर आएंगे तो अपने आप आंसर बताते हुए साथ में चलेंगे। ठीक है, प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पहला पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। प्रश्न नंबर फर्स्ट आप देखेंगे, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, गर्भवती वयस्क महिलाओं में एनीमिया के निदान के लिए WHO द्वारा निर्धारित अंक है, आपको बताना है कितना है। द WHO कट ऑफ पॉइंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया इन प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन इज। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे कि WHO ने जो निर्धारित किया है, अगर इतने प्रतिशत से इतने परसेंटेज से अगर कम है तो आपको एनीमिक वुमेन्स कहा जाएगा प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो WHO ने निर्धारित किया है, कट ऑफ पॉइंट जो निर्धारित किया है, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप एनीमिक मूवमेंट हैं तो इसका परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, कितने से कम। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हाँ, 11 ग्राम प्रतिशत के तौर पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। WHO कहता है, रिकमेंडेड करता है, अगर आपके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो 11 ग्राम प्रतिशत से कम होता है तो आप एनीमिक लेडी के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। इनमें से कौन सा एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। सेकेंड नंबर पढ़िए और आंसर बताइए। सेकेंड नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बात करें तो ऑप्शन डी पे दिया गया आंसर सही है। क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यहाँ पर रक्तस्राव विकार होता है। हीमोफीलिया रक्तस्राव विकार होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी कई बार बताया भी जा चुका है। हीमोफीलिया के बारे में इसे रॉयल डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। कौन से डिसीज़ कहा जाता है? रॉयल डिजीज़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। हिंदी में कहेंगे इसे शाही रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग? हाँ, तो इसे शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, हीमोफीलिया एक तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसके अलावा आपको बताना है एक और ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, और भी होते हैं, आपको बताना है वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। जलने की चोट के आपातकालीन चरण के दौरान दर्द से राहत का सबसे प्रभावी तरीका है, आपको बताना है कौन सा है। द मोस्ट इफेक्टिव रूट ऑफ रिलीविंग पेन ड्यूरिंग इमरजेंसी फेज ऑफ बर्न इंजरी इज। जब भी कोई व्यक्ति जल जाता है तो ठीक है, आपातकाल के दौरान या इमरजेंसी में दर्द से राहत के लिए सबसे पसंदीदा तरीका होगा इनमें से, आपको बताना है, ताकि जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिले। इंस्टेंट रिलीफ मिले। पढ़िए और आंसर बताइए, जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिले। हाँ, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन ये हाँ तीसरा है आपकी स्क्रीन पर। सॉरी, पढ़िए और आंसर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, इंट्रावेनस। इंट्रावेनसली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जलने की चोट के आपातकालीन चरण के दौरान दर्द से राहत का सबसे जो प्रभावी तरीका होता है वो इंट्रावेनस होता है। इसी को हम लोग आईवी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग आईवी कहते हैं। ठीक है, हाँ, इंट्रावेनस होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। इसी को हम लोग आईवी कहते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछा जा रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्रवण, अल्पकालिक स्मृति और गंध की भावना से संबंधित है? क्वेश्चन 4 पढ़िए और आंसर बताइए। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न्ड विथ हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेंस ऑफ स्मेल।
पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। आपको बताना है इनमें से कौन मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो इन चीज़ों से रिलेट करता है, हियरिंग एंड शॉर्ट टर्म एंड मेमोरी एंड सेंस ऑफ स्मेल। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ऑप्शन डी है, टेम्पोरल लोब होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, टेम्पोरल लोब। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो श्रवण मतलब हियरिंग, अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड गंध की भावना से संबंधित, सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है? तो ये जो टेम्पोरल लोब होता है ये रिलेटेड है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा पूछना है या समझ में नहीं आ रहा तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके रिप्लाई दिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 पढ़िए। एक वयस्क पुरुष में रीढ़ की हड्डी की लंबाई होती है। द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन एन एडल्ट मेल इज। एक वयस्क व्यक्ति में जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसकी लंबाई होती है। आपको बताना है एक एडल्ट वयस्क में कितनी होती है। ठीक है, मेल पर्सन के लिए पूछा जा रहा है, फीमेल्स के लिए डिफरेंट होता है थोड़ा सा। ठीक है, आप मेल के लिए बताइए, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बताएंगे, जैसे कि विकल्प दिए गए विकल्प के अनुसार आप आंसर बताएंगे। एक वयस्क पुरुष में रीढ़ की हड्डी की लंबाई होती है, कितनी होती है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कमेंट कीजिए और आंसर बताइए, सही उत्तर सिलेक्ट कीजिए। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबाई होती है एडल्ट में वो 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन एन एडल्ट मेल इज 45 सेंटीमीटर। ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक प्रश्न आपके लिए है कि आपको हमें बताना है कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है। जो फीमेल होती है, फीमेल में स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों को। ठीक है, हाँ सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 6। क्वेश्चन नंबर आप 6 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से एक अंग कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करने के लिए वसा को तोड़ता है। वन ऑफ द फॉलोइंग आर्गन ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। इनमें से एक आर्गन ऐसा है जो फैट को ब्रेक करता है, तोड़ देता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ताकि उसे कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न कर सके, ताकि वो उससे कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न कर सके। आपको बताना है वो आर्गन्स कौन सा है, वो अंग कौन सा है। निम्नलिखित में से एक अंग ऐसा है जो आपके बॉडी में जो फैट होती है इसको ब्रेक करता है, मतलब तोड़ देता है। क्या बनाने के लिए? कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। आपको बताना है वो आर्गन कौन सा है जो फैट को तोड़ता है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। पढ़िए प्रश्न 6 पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। प्रश्न 6 का आंसर क्या होगा? हाँ, प्रश्न नंबर 6 पढ़िए और आंसर बताइए। ये देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ऑप्शन ए है, यकृत। क्या है? यकृत। इसे लीवर कहा जाता है, इसी को जिगर कहा जाता है। ठीक है, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, जिगर हो गया, यकृत हो गया, लीवर हो गया। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग आर्गन ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लीवर इसका सही उत्तर है। ठीक है, हाँ लीवर इसका सही उत्तर है। चलिए अच्छा, विज्ञापन पे ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर केजीएमयू के लिए या एम्स पीजीआई की तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ नर्स सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, इस नंबर पे संपर्क करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर के लिए लेना चाहते हैं या एमपीएनएचएम यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स या सीएचओ की पहले से तैयारी करना चाहते हैं, या आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, एएनएम की क्लास लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे। अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, और अधिकतम जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क करेंगे। अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा जीएस इंडिया क्लासेज। इसमें आपको बेहतरीन लेवल से बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, बेसिक से लेके अपर लेवल तक, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे आप सभी लोग 7 और आंसर बताएंगे। गृहिणी में पित्त के स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। द हार्मोन डेट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द बाइल इनटू डेडेनम इज। बता रहा है राइट आंसर क्या होगा। एक हार्मोन से जो स्टिमुलेट करता है बाइल के रिलीज को, बाइल जो पित्त होता है इसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है, मतलब प्रेरित करता है इनटू ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में जाने के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा हार्मोन्स है। द हार्मोन्स, उसी हार्मोन्स का नाम बताना है आपको जो स्टिमुलेट करता है बाइल रिलीज को इनटू ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में जाने के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा है। पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर
क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और आंसर बताइए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, कोलेसिस्टोकाइनिन होगा। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन इस प्रश्न का सही विकल्प, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। एक हार्मोन्स जो स्टिमुलेट करता है बाइल के रिलीज को इनटू ड्यूडेनम में जाने के लिए, तो वो होता है या ड्यूडेनम में ग्रहणी में पित्त के स्राव को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन्स होता है जो ड्यूडेनम में इसको प्रेरित करता है, उस हार्मोन्स का नाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 8। लिवर सिरोसिस के प्रारंभिक चरण में किसी रोगी का मूल्यांकन करते समय आप किस संकेत का अनुमान लगाएंगे? पढ़िए, प्रश्न नंबर 8 पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। When assessing a patient in the early stage of the cirrhosis of liver, what sign would you anticipate? आप इनमें से कौन से साइन को एंटिसिपेट करेंगे? When assessing a patient in the early stage, यदि आप लिवर सिरोसिस वाले किसी पेशेंट को असेस कर रहे हैं, ठीक है, तो अर्ली स्टेज के इसमें साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे आपको बताना है अर्ली स्टेज में क्या चीज़ देखी जाएगी। अर्ली स्टेज में लिवर ऑफ सिरोसिस वाले पेशेंट में प्रारंभिक चरण में जो मूल्यांकन किया जाएगा वो संकेत क्या होंगे? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो एनोरेक्सिया होगा। क्या होगा? एनोरेक्सिया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, एनोरेक्सिया। क्या होगा? एनोरेक्सिया। लिवर सिरोसिस के प्रारंभिक चरण में किसी रोगी का मूल्यांकन करते समय आप किस संकेत का अनुमान लगाएंगे? तो इसका आंसर होगा एनोरेक्सिया। हाँ, एनोरेक्सिया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपको स्वाद का अनुभव ना होना या भूख ना लगना। लॉस ऑफ एपेटाइट, APPE, एपेटाइट, TITE, एपेटाइट, मतलब स्वाद का अनुभव ना होना, भोजन का अनुभव ना होना या आपको भूख ना लगना। ठीक है, ये होता है प्रारंभिक लक्षण, अर्ली स्टेज होता है, अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस लिवर। ठीक है, सिरोसिस ऑफ लिवर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 9। कोलेलिथियासिस स्थिति में पथरी का उल्लेख है। कंडीशन कोलेलिथियासिस रिफर टू स्टोन इन। यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो कोलेलिथियासिस होता है ये एक तरह का पथरी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक तरह का स्टोन का फॉर्मेशन होता है। आपको बताना है किस अंग से रिलेट करता है, ये किस अंग के बारे में बताया जा रहा है कि इस अंग में स्टोन है, किस अंग से ये संबंधित है। प्रश्न 9 पढ़ लें यहाँ पर और आंसर बताएं क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। हाँ पढ़िए। एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और उसे हम लोग कोलेलिथियासिस कहा जाता है। आपको बताना है ये जो फॉर्मेशन हो रहा है स्टोन का, ये कौन से अंग से रिलेटेड है? कोलेलिथियासिस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गॉल ब्लैडर। जो आपका पित्ताशय होता है ना, पित्ताशय में जो पथरी बन जाती है, पित्ताशय जो आपका होता है, गॉल ब्लैडर जिसे बोला जाता है। ठीक है, पित्ताशय जो होता है उसमें जो पथरी बन जाती है उसे कोलेलिथियासिस बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 10। निम्न में से किस समूह में हेपेटाइटिस ए होने का खतरा सबसे अधिक है? विच ऑफ दीज ग्रुप आर एट हाईएस्ट रिस्क फॉर कंट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस ए? पढ़िए और आंसर बताइए। इनमें से कौन सा ग्रुप होगा जिसको सबसे ज़्यादा खतरा होगा हेपेटाइटिस ए होने का? पढ़ लीजिए प्रश्न नंबर 10 और आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर आप 10 पढ़ें और आंसर बताएं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए। इनमें से किस समूह में हेपेटाइटिस ए होने का खतरा सबसे अधिक है? हेपेटाइटिस ए होने का खतरा सबसे अधिक है। पढ़ लें। प्रश्न नंबर आप 10 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या होगा? हाँ बताइए, प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या है? विच ऑफ दीज ग्रुप आर एट हाईएस्ट रिस्क फॉर कंट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस ए? हाँ, प्रश्न 10 का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। क्या? सैनिटेशन वर्कर। सैनिटेशन वर्कर का मतलब होता है सफाई कर्मी। जो सफाई कर्मी होते हैं, सफाई कर्मी में हेपेटाइटिस ए होने का खतरा ज़्यादा मरड़ाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। या यूँ समझो कि हेपेटाइटिस ए उन्हीं व्यक्तियों को जो होता है जो लोग सफाई वगैरह ज़्यादा करते हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी। सफाई करने का मतलब अलग अलग तरह से होता है। सफाई कर्मी मतलब जो गंदगी वगैरह को साफ करते हैं। ठीक है, तो सैनिटेशन वर्कर को ये ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, क्योंकि जो हेपेटाइटिस ए होता है,
हेपेटाइटिस जो ए होता है इसके जो फैलने का रूट होता है वो फेकल ओरल रूट होता है। कौन सा रूट होता है? फेकल ओरल रूट बोला जाता है। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि जो हेपेटाइटिस ए फैलता है, जो हेपेटाइटिस ए फैलता है ये किसके माध्यम से फैलता है? तो आपका आंसर होगा ये फीकल ओरल रूट के माध्यम से फैलता है। फीकल ओरल रूट के माध्यम से फैलता है। इसका मतलब हिंदी में कहें तो इसे हम कहेंगे मल मूत्र के माध्यम से फैलता है। कैसे फैलता है? मल मूत्र के माध्यम से ये फैलता है। समझ में आई बात? ये फीकल ओरल रूट का हिंदी होगा, मल मूत्र के माध्यम से फैलता है। लेकिन परीक्षा के लिए आप ये जरूर शब्द ध्यान रखेंगे, फीकल ओरल रूट। ठीक है, हाँ, फीकल ओरल रूट ये ऑप्शन में रखा जाता है। ये ऑप्शन में रखा जाता है कि हेपेटाइटिस ए जो फैलता है वो फेकल ओरल रूट के माध्यम से फैलता है। इनमें से जो अब तक ज्ञात हेपेटाइटिस हैं तो वो 5 हैं। कौन से कितने हेपेटाइटिस हैं? 5 हेपेटाइटिस जो अभी तक ज्ञात हैं। इनमें से एक होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है हेपेटाइटिस बी, एक होता है सी, एक होता है डी हेपेटाइटिस, एक होता है ई हेपेटाइटिस। ये 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं जो मुख्य रूप से अभी ज्ञात हैं। 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। इनमें जो फेकल ओरल रूट के माध्यम से हेपेटाइटिस फैलते हैं वो हेपेटाइटिस ए होता है और ई होता है। मतलब ये है कि मलमूत्र के माध्यम से फैलते हैं। या सफाई कर्मियों में जो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस होने के चांस है तो वो हेपेटाइटिस ए हो सकता है। कौन सा हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस ए हो सकता है और हेपेटाइटिस ई हो सकता है। ये 2 हेपेटाइटिस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया वो हेपेटाइटिस ए के बारे में पूछा गया है, क्योंकि दोनों ही फेकल ओरल रूट के माध्यम से फैलते हैं, मतलब मलमूत्र के माध्यम से फैल जाते हैं। यहाँ पर जो सैनिटेशन वर्कर होते हैं इनका मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो साफ सफाई ज़्यादा करते हैं, नालियों की सफाई करना या कोई भी आपका अनुसंधान केंद्र होता है, घर होता है, या अगल बगल के जो सीवर लाइन होती है इनकी जो सफाई करते हैं वो सैनिटेशन वर्कर करते हैं। इस वजह से इनको ये हेपेटाइटिस ए होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। रुको, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लास से लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, ठीक है, और आप अपना बेसिक लेवल से अपर लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, बेसिक अच्छी तरीके से मजबूत करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे। आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं आप, या एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं या स्टाफ नर्स की, ठीक है, ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हों, ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्लासेज होती हैं वो दोनों भाषाओं में होती हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्लासेज दी जाती हैं आपको, और साथ में आपको जो पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाया जाता है। बेसिक लेवल से लेके अपर लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है। इसमें आपको थ्योरी क्लासेज भी दी जाती हैं, एमसीक्यू क्लासेज होती हैं, ठीक है, थ्योरी एंड एमसीक्यू क्लासेज जहाँ जैसे नीडेड होती है आपको उस तरह से पढ़ाया जाता है। एक दिन आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है 1 से 2 दिन, फिर इसके बाद एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन दोनों भाषाओं में, इसी तरीके से आपको आगे पढ़ाया जाता है। और ये सब्जेक्ट वाइज क्लासेज चलती हैं। हर एक टॉपिक कंप्लीट करने में लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है, या जैसी नीडेड होती है हम अपने अकॉर्डिंग भी कभी कभी करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं या लेना चाहते हैं, और आपको पता होगा जीएस इंडिया के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाती हैं, ठीक है। आप पेपर कोई भी उठा के देखेंगे या आप परीक्षा दे रहे होंगे या पढ़ने वाले छात्र होंगे तो आपको पता होगा कि जीएस इंडिया के जो प्रश्न होते हैं सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में आते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न मिलेंगे आपको जीएस इंडिया चैनल से मिलेंगे, और जो हम लोग पढ़ाते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स बेस्ड होते हैं, और एग्जाम्स में पूछे गए खास करके क्वेश्चन होते हैं, और पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपको, ठीक है, आपके मन में कोई डाउट हो, आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, ठीक है, तो आप बेहिचक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नीचे आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका जो कमेंट होगा, जो भी प्रश्न होगा, उसका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर प्रश्न, जितने भी आपको पढ़ाए गए हैं 10 प्रश्न में से कोई भी शब्द का मतलब ना पता हो, या कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को ये टॉपिक अगला होना चाहिए, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे आपसे जल्द ही नेक्स्ट क्लासेज में। ओके, बाय बाय, टेक केयर्स, बाय, जय हिंद, सी यू, बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।